डिस्क्राइब करें, कैसे समझें उसको कि मुझे ये फीलिंग आ रही है, तो व्हाट इज इट एग्जैक्टली? ठीक है, तो आई विल एक्सप्लेन टू यू। फर्स्ट ऑफ ऑल, बिफोर आई एक्सप्लेन टू यू, ये जानना ज़रूरी है कि ये एक्सप्लेनेशन ज़रूरी नहीं है। आपकी जो तकलीफ है वो आपकी तकलीफ है, उसको वर्ड्स में, वेदर उसको हम लोग एंजाइटी बोले या डिप्रेशन बोले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपकी तकलीफ को किस तरह से हल होता है उसका, और कैसे, वेदर आप आपके खुद के अपने आप ही वो ठीक हो जाते हो या ज़्यादा बढ़ गया है और किसकी कुछ हेल्प की ज़रूरत है, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये जो डायग्नोस्टिक टर्म है उस पर आप ज़्यादा ध्यान मत दीजिए। लेकिन फिर भी मैं आपको, एक स्ट्रेस होता है वो जो नॉर्मल अपनी ज़िंदगी के जो रोज के टेंशन रहते हैं और जो उसकी असर जो अपने शरीर पे और अपने मन पे होती है, उसको स्ट्रेस बोलते हैं। वो रोज के काम के लिए होता है। आज अगर मुझे ट्रैफिक में लेट हो रहा है, काम ज़्यादा है, पैसे का कमी है, घर में झगड़ा हो गया, हर बात एक स्ट्रेस बन जाती है। और कुछ स्ट्रेस जो नॉर्मल ज़िंदगी की स्ट्रेस रहती है, उससे कोई नुकसान नहीं होता है। उतना अपने शरीर के अंदर वो एक एबिलिटी रहती है कि हम उसको ठीक करें, फाइट करें, और उसी तरह से अपनी रोज की ज़िंदगी चलती है। तो जब भी वो स्ट्रेस ज़रूरत से ज़्यादा बन जाता है, जब नहीं होना चाहिए फिर भी होता है और कंटिन्यूस होता है, जब भी वो स्ट्रेस डिस्ट्रेस बन जाता है, तभी वो तकलीफ देने की शुरुआत होती है। और जब ये डिस्ट्रेस बहुत लंबे समय तक चलता है, तो शरीर का जो नर्वस सिस्टम है वो ओवर एक्टिव हो जाता है, हर बार वो ज़रूरत से ज़्यादा काम करता है। तो उससे हम एंजाइटी कहते हैं। तो अगर वो नर्वस सिस्टम बहुत ही ज़्यादा हाइपर हो जाता है, तो आपको, जैसे आपका पल्स रेट फास्ट हो जाएगा, ठंडा पसीना होने लगेगा, मुंह सूख जाता है, जैसे पेट में गुड़गुड़ होने लगती है, सर भारी हो जाता है, आप बेचैन हो जाओगे, ठीक से सो नहीं पाओगे, मस्कुलर पेन होगा, ये सब, इसको एंजाइटी बोलते हैं। एंजाइटी में एक साइकोलॉजिकल एलिमेंट रहता है कि नर्वस एप्रीहेंशन, कि क्या होगा आगे, कैसे होगा, ये ठीक होगा कि नहीं, ये ठीक होगा कि नहीं, ये अभी बाइक काम पे आने वाली है, वो आगे कि नहीं, मैं वहाँ पर काम पे पहुँच जाऊँगा कि नहीं, मेरा चेक पास हो जाएगा कि नहीं। तो हर बात की एक चिंता दिमाग में घूमते रहती है, वो सही हो या नहीं हो। तो इसे हम एंजाइटी कहते हैं। डिप्रेशन एक अलग कंडीशन हो जाती है, लेकिन कभी कभी ज़्यादा जुड़े हुए भी रहते हैं। डिप्रेशन में क्या होता है, जो अपनी ब्रेन की एनर्जी है, वाइटैलिटी है, जो वो कम हो जाती है, वो सबसे इम्पोर्टेंट बात है। लोग ज़्यादातर डिप्रेशन को सैडनेस के साथ जोड़ देते हैं। सैडनेस जो अपने एक नॉर्मल इमोशन होता है, कि भाई कुछ अपना नुकसान हो गया तो अपने को सैड, उदास लगता है, तो वो एक उदासी एक नॉर्मल होती है। लेकिन जब भी कोई वजह नहीं है, फिर भी अगर आपके मन में उदासी है, और वो आम उदासी नहीं, इतनी भारी उदासी, वो एक बोझ बन जाती है आपके सर के ऊपर, आपका दिमाग काम करने का बंद हो जाता है, वैसी गहरी उदासी। और उसके अंदर जो आपकी एनर्जी रहती है, वाइटैलिटी में जो बोल रहा हूँ, वो बिल्कुल कम होती है। मतलब सुबह उठ के आपको ब्रश करना है, तैयार होना है, चाय पीनी है, वो भी आपके लिए एक बोझ बन जाता है। हर चीज में कंटाला आता है, आपको मन ही नहीं होता है कि मैं ये करूं, वो करूं, किसका फोन लूं, आपके दोस्त का फोन है, उससे आपको बात करने का मन नहीं होगा, जो पिक्चर आपको अच्छे लगते हैं वो अच्छे नहीं लगेंगे, कोई जोक कहेगा लेकिन आपके मुंह पे हंसी नहीं आएंगी। तो ये एक चीज कंडीशन बन जाती है। उसमें ज्यादातर नींद कम हो जाती है, भूख इतनी कम हो जाती है कि आदमी को 5 से 10 किलो वजन कम हो जाता है, और एक सीरियस टाइप का ये प्रॉब्लम बन जाता है डिप्रेशन। अगर माइल्ड है तो अच्छी बात है, लेकिन ये ज्यादा सीरियस एक बीमारी रूप कंडीशन बन जाती है। जब भी डिप्रेशन ज्यादा होता है तो आदमी को बेबसपना लगता है, ऐसा लगता है कि अभी कुछ होगा ही नहीं मेरा, कहीं ये रास्ता ही नहीं दिखाई देता है। भले सब कुछ दुनिया में ठीक चलता हो उसकी जिंदगी में, लेकिन उसके दिमाग में उसको कहीं भी वो रास्ता नहीं दिखाई देगा। फिर जो लोग रहते हैं बाजू में, वो बोलेंगे अरे सब ठीक चल रहा है, तेरे पास अच्छा जॉब है, तेरे घर अच्छे हैं, पेरेंट्स अच्छा है, पगार अच्छा मिल रहा है। या जो शादीशुदा है उसको बोलेंगे तेरे घर में तेरे बच्चे अच्छे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन उस व्यक्ति को फिर भी कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा, उसको वो बोझ हमेशा बना रहेगा, कहीं भी उसको रास्ता, उसको लगेगा कि जैसे उसकी जिंदगी खत्म हो गई। और वो बेबसपना इतना बढ़ जाता है तो उसको लगता है कि जिंदगी में कुछ मतलब ही नहीं रहता है। और जब भी वो हद तक वो डिप्रेस हो जाता है, फिर उसके मन में मरने की बात आती है। बोले जिंदगी में अगर मतलब नहीं है और ये बोझ इतना होता है कि रोज की जिंदगी सहन नहीं होती है, तो फिर हर बार वो दिमाग में मरने के ख्याल आते हैं, और ये एक सीवियर टाइप का डिप्रेशन होता है। लेकिन जो माइल्ड केसेस रहते हैं, उसमें ज्यादातर ये डिप्रेशन और एंजाइटी दोनों साथ में ही होते हैं। मतलब पेशेंट अगर आपके वो जो आता है हमारे पास, वो दोनों सिम्टम्स लेके आता है, उसको एंजाइटी के भी सिम्टम्स रहते हैं और डिप्रेशन के भी सिम्टम्स रहते हैं। फिर उसी में अलग अलग टाइप की बीमारियां रहती है, लेकिन वो ज्यादा हो जाती है बात। तो ये एंजाइटी और डिप्रेशन के बीच में बेसिक
फर्क था। स्ट्रेस ये नॉर्मल चीज होती है जिंदगी की, बहुत ही ज्यादा हो गई तो डिस्ट्रेस हो गई तो फिर वो परेशानी वाली बात बन जाती है। तो आई होप उसको आपको कुछ उसमें जी जी। फर्क है। जी थैंक यू सर। थैंक यू, एक्चुअली थैंक मैंने यू। इसलिए पूछा था कि जैसे कुछ पता हो तो इंसान अपनी फीलिंग्स के, बिल्कुल इमोशंस के बारे में थोड़ा अवेयर होता है, और वो खुद भी कोशिश कर सकता है जान के कि मुझे किस तरह की फीलिंग है, बिल्कुल। क्यों है। कई लोग रीजन आउट नहीं कर पाते हैं कि ये इस तरह से क्यों हो रहा है, एंड दे लुक फॉर हेल्प, लुक आउट फॉर सम पीपल टू हेल्प, लाइक सम अदर पीपल। लेकिन अगर खुद भी समझ में आ जाए थोड़ा और बोलना नहीं है किसी से, तो ये हेल्पफुल जरूर था जो आपने बताया। और वैसे तो हम बहुत पढ़ते रहते हैं इसके बारे में, लेकिन किसी डॉक्टर से सुनना इतना अच्छा लगता है, मतलब एक सेटिस्फैक्शन है कि नहीं, इट इज नहीं, देयर। बहुत बढ़िया डॉक्टर साहब ने बिल्कुल बहुत आसानी से बताया, बहुत अच्छे से बताया और बड़ी बात समझ में इसमें आई। एक बात, इस बात ये इस टॉपिक पे है तो एक एक्स्ट्रा बात मैं जो बोलना चाहता हूँ, और वो खास करके डिप्रेशन के बारे में, कि जब ये डिप्रेशन ज्यादा सीरियस हो जाता है तो उस वक्त उसमें से ठीक होना बहुत ही मुश्किल होता है। तो डिप्रेशन क्या है, दिखता नहीं है, तो जो घर के लोग रहते हैं, आजू बाजू के लोग रहते हैं, उनको ये पता नहीं चलता है कि ये कितना सीरियस प्रॉब्लम है। तो जनरली वो आपको एडवाइस देंगे, अरे तुम सुबह उठ के चलो योगा करो, एक्सरसाइज करने को जाओ। जब भी ज्यादा सीरियस डिप्रेशन है तो ना योगा वो पॉसिबल नहीं है, ना कभी काम आएगा वो, ना कभी वो एक्सरसाइज काम आने वाली है। उसको वो व्यक्ति को बोलेगा कि तुम उठ के ये क्यों नहीं कर रहे हो, तुम रेगुलरली ऑफिस क्यों नहीं जा रहे हो, उसका दर्द समझ नहीं पाते हो आप। और वो दर्द जब भी आप नहीं समझ पाते हो तो उसके लिए वो और एक एक्स्ट्रा बोझ बन जाता है। जितना डिप्रेशन का बोझ रहता है वो व्यक्ति को, उतना ही बोझ उसका ये बन जाता है कि उसके नजदीक के जो लोग हैं उसकी पीड़ा को समझ नहीं पाते हैं, तो डबल बोझ बन जाता है। और उससे क्या होता है, वो और अकेलापन हो, उसमें अकेले में घुस जाता है वो। जबकि अपने को ये चाहिए कि डिप्रेशन में मदद मिले उसको। और सर जब फिर भी सीरियस सॉल्यूशंस। डिप्रेशन, जब भी सीरियस टाइप का डिप्रेशन है, जैसे मैं बोला ना कुछ माइल्ड प्रॉब्लम है तो ठीक है, लेकिन सीरियस टाइप का डिप्रेशन है तो उसके लिए उसका ट्रीटमेंट भी ठीक से करना बहुत ही जरूरी रहता है। और डॉक्टर्स के पास लेके जाना बहुत ही जरूरी रहता है, क्योंकि वो लाइफ और डेथ का सवाल बन जाता है। अभी कुछ दिन पहले आपने देखा एक बहुत बड़ा फेमस सुसाइड का केस हो गया था। तो आज वो स्टेज तक कोई भी अपना जो घर का आदमी है, जो अपना लव्ड है, वो नहीं पहुंचना चाहिए। अगर आपको आप हो या आपके घर वाले हो, अगर आपको लगता है सीरियस डिप्रेशन है तो एक तो उसको मदद की जरूरी है। एक ये आपका एडवाइस देना कि आप उठो, काम करो, एक्सरसाइज करो, सब ठीक हो जाएगा, आप ठीक हो। अगर आपके आपके अंदर है वो, अगर आप चाहते हो तो आप ठीक हो जाओगे, एक बहुत गलत स्टेटमेंट है ये बोलना कि अगर आप चाहोगे तो आप ठीक हो जाओगे। ये बीमारी है, कोई चाह के ठीक नहीं होता है, वो कितनी भी कोशिश करता है वो नहीं हो जाता है उससे। और दूसरा, उस व्यक्ति से ये पूछना कि आपके अंदर ये मरने के ख्याल आते हैं कि नहीं, ये सवाल हम आसानी से कर नहीं पाते हैं। हम किसको पूछ नहीं पाते हैं कि आपको मरने के ख्याल आते हैं, हमको खुद को डर लगता है ये सवाल करने से। तो इजीली ये 3 शब्द बाहर नहीं आते हैं कि आपको मरने की इच्छा होती है। लेकिन अगर आप सीख जाओ पूछने को, और अगर आप हिम्मत करो और आप पूछो, तो ये बहुत ही अच्छा होगा उसके लिए, क्योंकि उसके लिए एक पहला स्टेप होगा कि वो मदद के लिए आगे बढ़े। तो ये बहुत ही हाँ इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन है आप लोग का। थैंक यू थैंक यू, सर। थैंक यू। जी। बढ़िया, बहुत बढ़िया। थैंक यू। मनोज जी आप कुछ पूछ रहे हैं? हाँ, तो एक तो सोनाली जी ने दो बातें कही थी, तो एक तो मैं उसमें एडिशन करूंगा कि स्क्रीन टाइम में जब हम ज़्यादा करते हैं तो कानों पे भी बहुत लोड पड़ रहा है आजकल, क्योंकि डिजिटल वॉइस जो है ना वो बड़ा अजीब सा मतलब अंदर हरकत करती है और उससे इरिटेशन बढ़ गया है। तो दूसरा मेरा सवाल ये था कि जो आपने बोला कि माइंडफुलनेस मदद कर सकता है ऐसी स्थिति में, तो उसके कुछ आप टिप्स या एक्सरसाइज बता सकते हैं क्या, कि वो किस तरह से हम करें। और खासतौर पे हम लोग बच्चों के साथ भी काम करते हैं स्कूल में, तो फोन के माध्यम से बच्चों से जुड़ पाते हैं, तो उन लोगों के साथ हम किस तरह से माइंडफुलनेस पे काम कर सकें, तो इस पे प्लीज आप लोग कुछ बताएंगे तो अच्छा होगा। Sonali, you're muted. हाँ, कैन यू Yeah, हियर मी नाउ? आप yeah, अभी yeah, कुछ yeah, yeah, yeah. हाँ, yes, कि दो, थैंक यू फॉर आस्किंग दैट। दो तरीके, एक माइंडफुलनेस जब हम बोलते हैं वो एक
टेक्निक से ज्यादा दैट्स एन आइडियोलॉजी विच वी हैव टू इंटीग्रेट इन आवर लाइफ. वन. सेकेंड इज कि माइंडफुलनेस, एक जैसे डॉक्टर ने कहा जब हम ब्रीदिंग पे फोकस कर रहे हैं, फोकस्ड ब्रीदिंग, डीप ब्रीदिंग, वो भी एक माइंडफुलनेस एक्सरसाइज है. The more we stay in sync with our thoughts, the less active our brain is. Our thoughts also slow down. So एक mindfulness activity है आपकी breathing. आप जब भी mindful breathing करते हैं, एक one of the other techniques जो आप use कर सकते हैं, चाहे वो बच्चे हैं, is कि चाहे आप 1 या 2 मिनट से शुरू करें, उन्हें सिर्फ बोले कि आंख बंद करके अपनी thoughts पे focus करें and let them watch their thoughts without letting it, whether it's without labeling it as good or bad thought. Just the act of watching your thoughts is also an act of mindfulness. और कई बार ऐसे जिसे mindful visualization भी बोलते हैं कि जब आप बच्चों के साथ काम कर रहे हैं, make them think about one of their close memories, one of those things that really make them happy. और आप उनको बोले कि आप सोचिए आपको क्या अच्छा लगा. So even as children imagine it, they will be able to feel a sense of satisfaction, ताकि वो पूरी तरह वो memory के साथ रह सके. So if you use even these 3 basic techniques, they will work. और जब भी आप mindful चाहे breathing कर रहे हैं, चाहे meditation कर रहे हैं, आप चाहे 1 मिनट से शुरू करिए और फिर धीरे धीरे इंक्रीज करिए. कि जैसे मैंने पहले कहा कि इट ऑल टेक्स टाइम, वी हैव टू लर्न टू बी पेशेंट विद आवरसेल्व्स. आप धीरे धीरे करेंगे, यू विल गेट बेटर एट इट. क्यों हमारे पास 2-3 आर्ट टीचर्स और हमारे डिजाइन टीचर्स हैं, डायना जी, शालिनी जी एंड सुचिता जी. आप लोग सवाल पूछिए, फिर एक फैशन डिजाइनर अगर आ जाएंगे हमको भी क्वेश्चन पूछना है, आप बता दीजिए, देख लीजिए, मर्जी आ जाएगी. उसको छोड़ दीजिए, उसको छोड़ दीजिए, समझिए, निकल जाएगा, निकल जाएगा. जरा वो म्यूट करिए प्लीज. अरे सुनिए, बताएं, हम सुन भी लगा मेरे भावे की आवाज आ रही है, प्लीज म्यूट करिए. सुन ही नहीं रहे. सर अलका जी की, अलका जी 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 सर, म्यूट करिए, म्यूट करिए अपने आप को. आप जी आप करिए. हेलो सर, गुड इवनिंग सर, दिस इज निमिता सर. मैं क्वेश्चन पूछ सकती हूँ? पूछिए सर. मेरा एक क्वेश्चन ये है कि जैसे मोस्ट ऑफ टाइम हम कुछ फ्री बैठे हुए होते हैं और कुछ सोचते हैं और सेम चीज को हम बार बार सोचते हैं, और जैसा कि अभी सोनाली मैम ने बोला था कि हमारा माइंड रियल चीजों पे और इमेजिनेशन वाली चीजों पे सेम रिएक्ट करता है. तो वो जो चीजें हम सोचते हैं वो मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि वो बहुत ही अजीब चीजें होती हैं जिनका लॉजिकली हमारी रियल चीजों से कोई कनेक्शन नहीं होता है, और हमें वो चीजें सोचनी भी नहीं चाहिए, पर हम बार बार वही चीजें सोचते हैं, सैड होते हैं, रोते हैं. तो हम उनको कंट्रोल कैसे करें, क्योंकि हमें पता है वो अच्छी नहीं है, लेकिन हम फिर भी बार बार उनको सोचते हैं और फिर सैड होते हैं. Yeah, Sonali, you can just continue with this mindfulness So, ideas yeah. of managing it. Yeah, so वो जो mindfulness है, that is one of the ways. And जब आप आइडेंटिफाई करेंगे कि क्या आपकी इरेशनल थॉट्स हैं और क्या बिलीव्स हैं, उसके बाद शायद आप उसे थोड़ा रिड्यूस कर पाएंगे. नहीं तो इट इज वेरी कॉमन कि एंजाइटी की नेचर ऐसी है कि एक बात आपके दिमाग में अगर आ गई है तो बार बार घूमती रहती है. दैट इज द नेचर ऑफ एंजाइटी. वो हर किसी को होता है, और ये नहीं है कि एक को एंजाइटी हो रही है दूसरों को नहीं, हम सबको एंजाइटी होती है. एंड आप ये माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करेंगे, या जो मैंने अर्लियर बोला सेल्फ सूदिंग रिचुअल्स, दे बोथ आर वेरी वेरी यूजफुल टू बिगिन विद as initial techniques around it. एंड आप जब ये प्रैक्टिस करेंगे धीरे धीरे, चाहे वो माइंडफुलनेस है, चाहे वो एक्सरसाइज है, व्हेन इट्स स्टक इन योर बॉडी, जब आप एक थॉट्स की आपकी चल रही हैं, कई बार जब आप एक्सरसाइज करते हैं, वर्कआउट करते हैं, दैट ऑल्सो हेल्प्स टू मूव द फोकस. ओके मैम, आई ट्राइड इट, क्योंकि जब हम कुछ सोचते हैं तो माइंड वहाँ पे काम करता है, लेकिन हमें पता है कि हम कुछ और करने लगेंगे
तो हम वहाँ से हट जाएंगे और हमारा माइंड उन चीज़ों को सोचना छोड़ देगा। लेकिन जैसे ही हम एक्सरसाइज करके अपना कुछ और चीज़ में ध्यान लगाने के बाद हम फ्री होते हैं, हमारा माइंड फिर से उसी जगह जाता है। और ऐसे भी नहीं कि हम कुछ एक दिन नहीं सोचा, 2 दिन नहीं सोचा, हफ्ते भर बाद, महीने भर बाद भी हमें वही चीज़ें परेशान करती हैं फिर। So I can understand. फिर it is important even when we are talking about all of this, जो इंटेंसिटी है उसकी, अगर कोई बात है अगर वो हाई इंटेंसिटी है तो शायद उसे कई बार टाइम लग जाएगा जब तक आप उसके साथ डील करें। पर ह्यूमन माइंड की ये नेचर है कि थॉट्स आती रहेंगी, वही उसकी नेचर है। ये नहीं है कि वो माइंड कभी पॉज कर जाता है। किस बात पे हम ध्यान दें और किस बात को जाने दें, वो फिल्टरिंग बहुत जरूरी है। Doctor, do you want to add anything? It's basically learning how to ignore those thoughts. जैसे मान लो हम रेलवे स्टेशन पे बैठे रहते हैं तो इतना शोर शराबा होता है और फिर भी किताब पढ़ते रहते हैं, तो मेरे बाजू में बैठ के कोई 2 आदमी बात करते हैं तो भी मुझे पता नहीं कि वो आवाज़ तो उनकी जाती है मेरे कान के अंदर और मेरे ब्रेन के अंदर भी जाती होगी, लेकिन मेरा पूरा ध्यान वो किताब के अंदर ही रहता है, मुझे पता भी नहीं। लेकिन अगर मैं कोशिश करूं सुनने की कि क्या बात कर रहे हैं, तो पूरा उनका डायलॉग मुझे सुनाई देता है। तो अपने ब्रेन के अंदर इतनी एबिलिटी होती है कि जहाँ पे अपन फोकस करें उसी चीज पे अपना ध्यान रहता है और बाकी का चीज अपन इग्नोर कर सकते हैं। तो ये जो इग्नोर करने का जो प्रैक्टिस करना चाहिए कि जो बैकग्राउंड में थॉट्स चलते रहते हैं, जैसे एक बैकग्राउंड नॉइज है, उसी की तरह उसको जाने दें, उस पर फोकस न करें। तो वो अगर प्रैक्टिस करेंगे तो अपने आप जो काम की बात है उसी पे अपना फोकस होने का एक प्रैक्टिस हो जाएगा। ये कभी कभी एक ज़्यादा हद तक वो बढ़ जाती है तो फिर आपको काउंसलर की हेल्प लगती है, या कभी और ज़्यादा हो जाती है तो उसको हम लोग ऑब्सेसिव थॉट्स कहते हैं। और अगर बहुत ही ज़्यादा हो गया कि आप उसको कंट्रोल ही नहीं कर पाते हो तो कुछ मेडिसिन रहती हैं जिससे वो ऑब्सेसिवनेस उसका कम होता है। लेकिन अगर आप ये इग्नोर करने की प्रैक्टिस करो, और जैसे हर चीज़ रहती है जहाँ प्रैक्टिस ज़रूरी रहती है उसको टाइम ही लगता है, कोई भी चीज़ हो अगर आप एक इजीली नहीं हो जाएगा, लेकिन वो प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। रोज आप लगे रहो उसके पीछे तो धीरे धीरे आपके अंदर वो एबिलिटी आ जाएंगी कि जब भी जो काम की बात है उसी पे फोकस रहेगा और बैकग्राउंड में भले कुछ भी चलता रहे उस पर आपका ध्यान नहीं जाएगा। थैंक यू। ओके थैंक यू सो मच। तो सर जी कुछ कह रही थी सोनाली जी? हाँ, I will need to leave. Is it okay? I can take one question, but otherwise I'll have to leave. ओके फाइन। अब वैसे भी हम 1-2 सवालों के बाद खत्म करते हैं। Who is asking last question? सर मैं पूछना चाह रही थी, सुचिता राउत। जी पूछिए। सर कुछ स्टूडेंट्स को अभी बड़ी प्रॉब्लम आ रही है कि वो ये जानना चाहते हैं कि अब हमारा भविष्य क्या होगा, और जनरली ये होता है कि बच्चे हमेशा एग्जाम के समय बहुत अच्छे से तैयारी करते हैं, पर अब ये जो टाइम है तो अभी तो एग्जाम का कुछ उनको सामने कुछ दिख ही नहीं रहा है, तो बड़े नर्वस फील कर रहे हैं बच्चे कि हमारा फ्यूचर कैसे होगा। तो उन्हें हमें किस तरह से सांत्वना देके और कैसे उनको समझाना चाहिए, वो मैं पूछना चाह रही हूँ। यही सेम सवाल मेरा भी है। जी बच्चे मतलब जो एक अनसर्टेनिटी में चल रहे हैं, उनको नहीं समझ में आ रहा कि आगे क्या होगा, तो उनको कैसे हम वो कर सकते हैं? तो एक तो ये आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए, और वो कॉन्फिडेंस फिर आप बच्चे लोग को भी दे सकते हो कि सब कुछ ठीक हो ही जाने वाला है। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि ये मामला ठीक नहीं होगा। ठीक है, आपको एक वो अच्छा गाना है, हम होंगे कामयाब, बच्चों लोग के साथ रोज वो गाना गाया करो कि आखिर तो हम कामयाब होंगे ही। ऐसे हो ही नहीं सकता है 1 महीने 2 महीने कुछ महीने निकल जाएंगे। और जहाँ तक पढ़ाई का सवाल है और जहाँ तक एग्जाम का सवाल है, तो ये बहुत कम महीना रखता है एग्जाम। तो एक आर्टिफिशियल चीज जो हमने बनाई है कि कुछ 1 साल होना चाहिए, एग्जाम होनी चाहिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अभी जब ये इस तरीके का एक पेंडेमिक हो गई है, एक अलग तरीके की बात हो गई है, तो उस बात में एग्जाम एक कम इम्पोर्टेंट बात हो जाती है। तो जहाँ तक आपके स्कूल के जो रूल्स हैं या आपके बोर्ड्स हैं वो इस एग्जाम को इग्नोर करें तो आधा प्रॉब्लम तो वहीं पे सॉल्व हो जाएगा। अगर एग्जाम अब नहीं होगी तो अगले साल होगी, उसमें किसका कोई भी नुकसान होने वाला नहीं है। लेकिन ये एग्जाम के प्रेशर में आके क्या होगा, उससे जो बच्चे लोग पे नुकसान होगा मेरे ख्याल से वो ज्यादा नुकसान होगा। तो एक ये पॉजिटिविटी रखिए कि सब कुछ ठीक हो जाने वाला है, और जरा एग्जाम पे आप कम ध्यान रखिए तो सब कुछ ठीक हो जाएगा।
बहुत Thank you, बढ़िया, sir. बहुत बढ़िया। Thank you, sir. तो shall we wind it up? सोनाली जी, Sir, may I ask a question, please? लास्ट क्वेश्चन, थोड़ा क्वेश्चन छोटा पूछिएगा जी। जवाब भी हम लोग छोटा ही देंगे। मैम, मुझे अपने बारे में पूछना था कि मेरे साथ अक्सर ऐसा होता है 2-3 दिन में, हमेशा ऐसा होता है जब छोटी थी तभी से, कि शाम होते तो सुबह मैं बहुत अच्छे चेयरफुल मूड में उठती हूँ, पूरा दिन भर ठीक रहती हूँ, और जैसे जैसे शाम को 4-5 बजते हैं और जब हम दिया लगाते हैं, बिल्कुल इवनिंग का टाइम जो हो जाता है, वैसे वैसे आते आते उदासी की फीलिंग्स आने लग जाती हैं, एकदम उदास हो जाती हूँ और अपने आप को घर में ही रखना चाहती हूँ, बाहर नहीं निकलती हूँ, ज्यादा बात भी नहीं करती हूँ, और मैं इस पे बहुत अफर्मेटिव सेंटेंस के साथ एक्सरसाइज सब कुछ कर चुकी हूँ, पर ये उदासी वाला, इसका कुछ इवनिंग से रिलेशन है या ऐसा क्यों होता है, ये जानना चाहती हूँ। Yes. No, No, go ahead. Sonali, you have to leave, so you can. I'll add to anything. तो एक बात ये है कि जब शाम का टाइम होता है, हमारा घर का सारा काम हो गया है, जो हमने करना था सब कुछ, तो कहीं पे शाम को अंधेरा भी होने लग गया है, डार्कनेस भी हो गई है, तो देयर इज अ काइंड ऑफ सैडनेस जो आ जाती है, कई लोगों को खालीपना लगने लग जाता है, लगता है कि उनके पास बहुत टाइम है, तो वो फीलिंग काफी कॉमन है, काफी लोगों को लगता है। आप उसे रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, वही सबसे पहला स्टेप है, विच इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन। दूसरी बात ये जरूरी है एट दैट टाइम फिगर आउट आप क्या स्केड्यूल कर सकें जो आपको एक सेंस ऑफ जॉय देता है, सेंस ऑफ हैप्पीनेस देता है, या जो आपको सेंटर्ड फील लगता है, चाहे वो किसी से बात करना हो, चाहे एक्सरसाइज करना हो, और उस टाइम पे कैसे, हाउ कैन यू वर्क, अपने मन को आप कैसे समझाएं, क्या सोच है उसे आइडेंटिफाई करिए, चाहे फिर वो प्रेयर हो या लिखना हो। आस्क योरसेल्फ व्हाट कैन यू डू एट दैट टाइम टू डील विद दैट। Anything you want to add, doctor? Yeah, I just like to add कि ये जो अपने शरीर के अंदर बायोरिदम्स रहते हैं, जैसे अपना फॉर एग्जांपल अपनी स्लीप रहती है ना, एक बायोरिदम है कि सुबह जागते हैं, रात को सो जाते हैं, कि अमुक टाइम पे अपने को भूख लगती है, ऐसे बहुत सारे अलग अलग बायोरिदम्स रहते हैं। तो शरीर के अपने ब्रेन के अंदर ऐसे कुछ हार्मोन्स रहते हैं जिससे मूड अपना जुड़ा हुआ रहता है, जैसे सीरोटोनिन एक हार्मोन है उसमें से। तो ये जो हार्मोन रहती है उनकी भी एक बायोरिदम रहती है, और कुछ लोगों को ये तकलीफ हो जाती है। तो समझो अगर आपको माइल्ड डिप्रेशन जैसा है, बहुत माइल्ड है, कि जब आपको दिन में आपके जब भी वो लेवल्स ठीक रहते हैं वो हार्मोन को, तो आपको उसका एहसास ही नहीं होता है, आप बिल्कुल नॉर्मल रहती हो, सब नॉर्मली काम करती हो, खुशी रहती है मन के अंदर। लेकिन शाम होने पर वो थोड़ा सा हल्का सा कम हो जाता है, और वो बायोरिदम की वजह से आपको एहसास होता है वो, तो क्योंकि वो माइल्ड है और बहुत ही माइल्ड है। एक चीज जो आप कर सकती हो जिससे आपको अच्छा लगे, कि शाम के टाइम पे आप एक्सरसाइज करिए जबकि वो शाम होता है। तो अगर आप आधा घंटा एक हेक्टिक एक्सरसाइज, फिजिकल एक्सरसाइज आप करोगे, तो वो जो एक्सरसाइज की वजह से जो फर्क पड़ता है आपकी केमिस्ट्री में, शायद वो केमिस्ट्री उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दे। तो ये आप एक ट्राई कर सकती हो। बहुत बहुत तो हमारा ये सेशन अब समय हो गया है, हम लोग इसको समापन करते हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर शाह और सोनाली जी, आपका, आप दोनों का। आपने बहुत अच्छे से सबकी बातें बताई, और बहुत कठिन कठिन जो बातें थी उनको बहुत आसानी से आप लोगों ने बताया। तो मेरा भी थोड़ा सा जो एंजाइटी या डिप्रेशन या जो भी बोले, तो वो थोड़ा सा मुझे उम्मीद है कि कुछ उसमें भी सुधार आएगा। और सुलझन हम लोग ने नाम इसीलिए दिया हो कि बहुत सारी उलझन है। डॉक्टर साहब, आपने जो बहुत बढ़िया बात कही कि वो आप इस चक्कर में मत करो डायग्नोसिस की, वो कि क्या है, मतलब कुछ तो गड़बड़ है और उसको सुलझाने की कोशिश करें। और माइंडफुलनेस जो सोनाली जी ने जो एक नारा दिया है, बस हम लोग अब इसको उम्मीद करते हैं सब लोग फॉलो करेंगे, और जो क्रिएटिव लॉकडाउन का बैरियर है हम लोग उसको तोड़ के फिर से क्रिएटिविटी में आगे बढ़ जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर शाह, बहुत बहुत धन्यवाद सोनाली जी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आप सभी पार्टिसिपेंट्स का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू, Thank you so much. थैंक यू, Thank you. Thank you so much. For the